नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आज हम शैलजा जी के साथ हैं और शैलजा जी फाइनली अब ग्राउंड में दिख रही हैं। बहुत सारी चुगलियों के ऊपर, जो राजनीतिक चुगलियां होती है उनके ऊपर उन्होंने ब्रेक लगा दिया है। और सब कह रहे थे कि पहले बात चली कि जो 25 तारीख को नरेंद्र मोदी आएंगे वहाँ उसमें शैलजा जी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। सबसे पहले तो उन्होंने इसी चुगली के ऊपर रोक लगाई। और राजनीति में जो चुगलियाँ होती हैं और जिनको पॉलिटिकल गॉसिप्स कहते हैं हम, वो बहुत अलग किस्म से प्रोपोगेट की जाती हैं। कई बार आपके जो इंटरनल पार्टी के लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं। और कई बार जो सामने वाली विपक्षी पार्टी है वो भी उन चुगलियों को हवा दे रही होती है, क्योंकि नैरेटिव के स्तर पर उनका फायदा हो रहा होता है। शैलजा जी, जब आप चुप थी या फिर ये कहें कि अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रही थी, उस समय आपकी चुप्पी की फसल दो लोग लेने की तैयारी कर रहे थे। आपकी पार्टी में जो बड़े नेता वो भी लेने की तैयारी कर रहे थे और बीजेपी तो कर ही रही थी। तो पहले तो बीजेपी से शुरुआत करते हैं। बीजेपी से ओपन मंचेस से, जो ओपन स्टेज थे, वहाँ से भी ऑफर, और मेरे हिसाब से फ़ोन तो आए ही होंगे आपको। और दूसरा जो एक आईटी सेल है जो बड़े नेताओं की, कांग्रेस के बड़े नेताओं की, वो भी मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुपों में मेहनत कर रही थी और ट्विटर पे आपको कि बीजेपी में गई, ये भी गई, देखो इनके कोई आधार नहीं है, कोई रीड नहीं है, इस किस्म की बात हुई। तो दो लोग आपसे आपकी चुप्पी की फसल लेने की कोशिश कर रहे थे और आप आई और वो दोनों के जो फसल काट तो ली होगी मेरे हिसाब से, पर छोड़ के भागना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर? तो देखो, इस तरह के दोस्त तो हर जगह होते हैं ना, पार्टी में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। शैलजा को पता है और शैलजा के साथ जो जुड़े लोग हैं उनको सबको मालूम है कि शैलजा क्या है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आइडियोलॉजिकल था या फिर ये सिर्फ एक, जैसे कल्ट पॉलिटिक्स बहुत होती है कि शैलजा एक कल्ट फिगर है, बस उसी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमे और वही तो अब दिखा रही हैं कि मैं बहुत मजबूत हूँ, या फिर ये आइडियोलॉजिकल है कि आप कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म की हो, या फिर जिस किस्म से चीज़ें अब मूव कर रही हैं उसमें आप यकीन करती हैं? ये एक सच्चाई है कि शैलजा, आपकी शायद अभी उतनी उम्र नहीं हुई है, मेरा परिवार और मैं, मेरे पिताजी से पहले, हम स्ट्रगल करके राजनीति में, वैसे सबके लिए ही होता है, देखो शैलजा नहीं, लेकिन कुछ वर्गों के लिए कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कमिटमेंट है जो वो एक अपने अंदर की होती है। कमिटमेंट मेरे परिवार की, मेरे फादर की, मेरी कांग्रेस पार्टी के प्रति रही है, और वो कमिटमेंट है, वो हमारे अंदर है। उसका दिखाना या दिखावा या कुछ, या कल्ट एंड ऑल, आई डोंट थिंक इसका कुछ उससे लेना देना है। ये मीडिया में आप जैसे लोग इन चीज़ों को, या कोई और जो भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी ज़माना आ गया है, तो हर तरह की बातें चल जाती हैं। लेकिन जो मेरी कमिटमेंट है, दैट इज माय पर्सनल कमिटमेंट, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी। पर्सनल भी है, लेकिन आइडियाज के ऊपर ही राजनीति होती है, तो क्या आइडियोलॉजिकल आप उतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को? आइडियोलॉजिकली कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो हमारे अंदर है। तो इट्स नॉट कि मैं ढूंढ के, और राजनीति उसी में पैदा हुई हूँ, तो वही मेरी आइडियोलॉजी है, वही मेरी साइकी में है, वही मेरे दिमाग में, वही मेरे दिल में है। ये बात तो है कि जब भी कोशिश होती है आपको आइसोलेट करने की, आप और ज़्यादा मजबूत बनकर उभरती हैं। और उन सिर्फ भगवान की, आप जैसे लोगों की देन है, मैं तो क्या हूँ। तो जो ये मजबूती है, और खासकर अब तो इतनी मजबूती है कि आप हंस भी दे रही हैं किसी बात के ऊपर, उस पर भी बहुत सारे लोग असहज हो जा रहे हैं। आपकी जो आपका बयान है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब टिकट वितरण हो रहा था उस समय पे हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको एक पूरे, आपके एक हिसाब से कहें कि पूरा रणनीतिक तौर पे जो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स होती है उसमें आपको आइसोलेट किया गया। बिल्कुल। आपके लोगों को जगह नहीं दी गई। बिल्कुल। और वो स्ट्रेटेजिक हुआ, उसमें पूरी घेराबंदी हुई। बिल्कुल। तो उस समय आपको नहीं लगता कि आपको बहुत सारे थोड़ा उस टाइम पे और थोड़ा मजबूती से लड़ना चाहिए था? मेरे को लगा कि उस समय आप बहुत ऐसे पार्टी डिसिप्लिन के चक्कर में आप बहुत ऐसे हो सकती है, मुट्ठी बिची रही। कुछ हद तक आपकी बात सही हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे आपका कैंडिडेट, जिस स्कूल से हम निकले हैं पार्टी के, तो ये चीज़ हमारे अंदर है, अंदर है। तो मैं एक तरह की राजनीति की है और एक तरह की राजनीति करती हूँ। किसी के पीठ में छुरा घोंपना या ये कुछ करना, ऐसी इस तरह की जो
बातें जो आप इंडिकेट कर रहे हो मेरे से नहीं सीधा है। हम लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं और कभी सफल होते हैं, कभी नहीं हो पाते। चलो मैं आपको लोकसभा इलेक्शन के ऊपर ले चलता हूँ। लोकसभा इलेक्शन में एमपी के चुनाव आप भी लड़ रहे थे और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा भी लड़ रहे थे। वो आपका भी कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिक्स को लेकर जो चीज़ें थी उस टाइम पे जो आप बोल रहे थे वो भी हम सुन रहे थे। आपका ज़्यादातर आइडियोलॉजिकल था, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई था और ये सारा मामला था। दीपेंद्र हुड्डा उस टाइम पे कह रहे थे कि ये तो दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ की लड़ाई है, उन्होंने उसी टाइम पे शुरू कर दिया था। और जब विधानसभा, मैं आ रहा हूँ, जब विधानसभा चुनाव आए तो उस समय दीपक बाबरिया कहते हैं कि हम एमपीज़ को विधानसभा में आगे नहीं आने देंगे और आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। मैं दीपक बाबरिया पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। पार्टी डिसिप्लिन, हाँ, और अब मैं करना ही नहीं चाहती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली का जो हाईकमान है और जो लोग लगे हुए थे उनको धोखा दिया क्या, बेवकूफ़ बनाया गया अलग अलग सीढ़ियों पे? क्या लगता है इस तरह की लैंग्वेज चलो बेवकूफ़ या कुछ उस तरह की बात क्यों करें हम। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों में अंधेरे में रखा गया। अंधेरे में रखा गया, आप ये मानती हैं? विधानसभा चुनाव चल रहे हैं अभी, जिस दिन नामांकन नॉमिनेशन हो रहे थे उसके तुरंत, क्योंकि टिकट 72 ये कहा जा रहा है, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ कि वो भूपेंद्र हुड्डा के गुट को मिले और उसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट आए जो कि हमने भी देखे और जब हम सुन रहे थे तो हमारे भी मतलब ऐसा था कि हम भी ऐसे जो रहे थे और हमें लगा कि ये शायद आप तक ना पहुँचे। बहुत बहुत वाहियात थे वो, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, वो समाज में सारे में फैले। आपको लगता है कि जिस समाज को हिम्मत मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर जो अलग अलग पॉलिटिकल दायरे रहे, उन लोगों ने जो अपनी जगह बनाई इस पे, जैसे आपके फादर भी थे लड़के, उस जगह को क्लेम किया, मतलब उनको तो बैठने गली से सीधे गुजरने की भी इजाज़त नहीं थी, उस पे लड़ाई करके उस जगह उस राजनीति में आए थे। आपको नहीं लगा कि उस राजनीति को, उस जो स्पेस क्लेम किया है या जो मान सम्मान हासिल किया है कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत, उसके ऊपर ठेस पहुंची? बिल्कुल ठेस पहुंची, लेकिन फिर भी मुझे मैं ये भी कह सकती हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मुझे भी 40 साल के करीब हो गए हैं राजनीति में। क्या कारण है कि ऐसी एनवायरनमेंट बनी, क्यों हुआ ये ऐसा, या किसी ने शरारत की या क्या हुआ, वो चीज़ है। लेकिन 40 साल में मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे तो 36 बिरादरी का प्यार मिला है। एक वर्ग से मैं हूँ, ये मैं बार बार कहती हूँ, जिस पर मुझे गर्व है, लेकिन मुझे प्यार और आशीर्वाद 36 बिरादरी का और सहयोग 36 बिरादरी का मिला है। और मुझे ये भी लगता है, फील होता है, और ये सच्चाई है कि जितनी आहत मैं हुई हूँ या मेरा वर्ग हुआ है या जो सोशल जस्टिस को पसंद करने वाले लोग हैं, हाँ, मतलब एससी वर्ग को जो हुआ है, उतना ही जो राइट थिंकिंग लोग हैं किसी भी समुदाय के, उनको भी हुआ। तो आपको लगता है कि अच्छा, इस सारे के बाद एक पूरी मैसेजिंग भी चली और उस मैसेजिंग में कहीं ना कहीं कोई अपने आप को बड़ा चौधरी दिखा रहा था, लेकिन जो एम्पैथी होनी चाहिए थी, आपको लगता है कि वो मिसिंग रही आपके विद इन पार्टी? उन लोगों की सोच है, कब किसको हु शुड स्पीक अप, ये तो उनकी सोच है। अच्छा, लेकिन शैलजा का जो रेजिस्टेंस आना चाहिए था इस पूरे घटनाक्रम पे, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि ये हरियाणा की राजनीति में दोबारा से जो एक हिसाब से सामंतवादी जो प्रतिक्रियाएं हैं वैसा हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि कोठियों की गुलामी का दौर भी शुरू हो सकता है। ऐसे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी को बहुत दिखाती है और ये प्रूव भी किया नेशनल प्रेसिडेंट चुन के खड़गे जी को, वो अब एक परिवार के हद में सिमटती जा रही है। तो उसके खिलाफ शैलजा का कोई रेजिस्टेंस क्यों नहीं आया? मतलब जो हरियाणा की राजनीति का सामंतीकरण हो रहा है और जो कोठियों की गुलामी वाली जो चीज़ आ रही है, उसमें शैलजा का आइडियोलॉजिकल या फिर एक विद इन पार्टी लाइन एक रेजिस्टेंस आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? ऐसा है, कुछ चीज़ें होती हैं जो विद इन पार्टी होती हैं और जो बाहर, क्योंकि मैं थोड़ी सी पार्टी में ओल्ड फैशन्ड हूँ, पुराने, जैसे मैंने कहा पार्टी के डिसिप्लिन स्कूल से मैं हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो पार्टी की इंटरनल मैटर है, कुछ हैं बाहर के संघर्ष। तो ये दोनों चीज़ों का हमको देखना पड़ता है, कब, कहाँ, क्या, कैसे।
तो लेकिन अंदर वो रेजिस्टेंस है अभी भी उस चीज़ के लिए। आपके मन में है कि मैं, अगर मेरे को हरियाणा की बागडोर मिलती है तो जो ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अब उभर के आ रही हैं, जो कि समाज के लिए, खासकर डेमोक्रेटिक समाज के लिए थोड़ा खतरनाक हैं, उनके ऊपर काबू पाएंगे? देखो, मेरा दिमाग और दिल तो हमेशा खुला रहा है। कभी मैंने छोटे सांप्रदायिक सोच नहीं रखी। ये जरूर, जैसा मैंने सांप्रदायिक, आई डोंट मीन जस्ट रिलीजियस संप्रदाय, तो हर तरह के होते हैं ना, कम्युनिटी, कम्युनल, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। डजंट मीन जस्ट रिलीजियस। जी जी। तो हर तरह के समुदाय हैं समाज में, तो ये सब है। लेकिन मेरी सोच कभी ऐसी रही नहीं, ना मुझे सिखाया गया, ना हमारे घर में ऐसा माहौल रहा। हमारा तो 36 बिरादरी का माहौल रहा, और जो गरीब वर्ग है उसके प्रति, क्योंकि वहाँ से हम आते हैं, तो उनके प्रति कमिटमेंट होना एक स्वाभाविक बात है कि जो हमारा वंचित वर्ग है, एससी वर्ग है, या दूसरा जो भी वंचित वर्ग है, उनके लिए पहले काम करना। और ये मैं समझती हूँ सिर्फ मैं नहीं, सभी समुदायों की का पहला धर्म ये होना चाहिए कि वंचित वर्ग के प्रति हो, और रहा भी है ये। मेरे पिताजी के समय से मैंने देखा, सभी समुदायों के साथ हम खेले, बड़े हुए। हमारे ओपन हाउस होता था घर में बचपन से ही। ये सब चीज़ें हैं। और अगर सैलजा की भी संकीर्ण सोच होती तो हरियाणा की राजनीति बहुत साल पहले और किस्म की हो सकती थी। जी। अच्छा सैलजा जी, हरियाणा में बहुत किस्म के क्राइसिस हैं, बहुत फॉल्ट लाइन्स भी हैं। आप देखती होंगी कि रूरल क्राइसिस है, उसमें जो छोटी किसानी है जो कि 49% है वो सफ़र कर रही है। खेत मजदूर हैं, भूमिहीन किसान भी हैं, और बच्चों का, आज जैसे राहुल जी ने जिक्र किया, डोंकी रूट वाला, बेरोजगारी वाला, ये इतनी सारी फॉल्ट लाइन है। और इसमें जो हरियाणा जिस हिसाब से पिस रहा है, उसको बाहर निकालने का आपके पास कोई, आप कभी ऐसे सोचती हैं? कुछ है तो आप, अगर आपने कभी सोचा हो। जैसा मैंने कहा, अभी मैंने आपको इंडिकेट किया कि अगर हम युवा वर्ग की ओर ध्यान नहीं देंगे, देखो हमारा समाज भी सफ़र करता है, वो एक पीढ़ी तो सफ़र करती है, लेकिन समाज भी पूरा सफ़र करता है। और आगे के लिए भी जो हम, एक पीढ़ी निकल जाने का मतलब है आपका इतना लॉस हो गया, पूरे समाज का लॉस हो गया। और आपको जो आगे बढ़ जाना चाहिए था, उतना आप पीछे रह गए हैं। दुनिया तो आगे बढ़ ही रही है, आपका इंतज़ार तो करेगी नहीं, मेरा नहीं इंतज़ार करेगी, मेरी सोच का, आपकी सोच का इंतज़ार नहीं करेगी। लेकिन जब हम किसी पोजीशन में होते हैं, ये हमारे को हर पहलू से इस बात को समझना चाहिए कि आगे हम तभी बढ़ेंगे जब हमारी युवा पीढ़ी के बारे में हम सोचेंगे। सबसे पहले सेंटर स्टेज कोई होना चाहिए किसी भी पॉलिसी का, वो युवा वर्ग हो। और युवा वर्ग हर वर्ग का, जो वंचित वर्ग है उस वर्ग का भी, दूसरे वर्ग का भी, और उनकी सोच, उनका भविष्य, ये सेंटर स्टेज होना चाहिए हमारे लिए। चाहे किसान है, मजदूर है, गरीब से गरीब है, उनकी एस्पिरेशन देखो, क्या एस्पिरेशन है। गरीब से गरीब जो जाएगा, अब चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। क्या हम अच्छा स्कूल दे पा रहे हैं? क्या सरकार वो काम कर पा रही है? स्कूल तो बंद हुए जाते हैं जी। और सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं होते, सुविधाएं नहीं होती। सरकारी स्कूलों में जाते कौन है? सबसे गरीब बच्चे जाते हैं। उसकी भी एस्पिरेशन ये है कि मेरा बच्चा जो स्कूल हमारे कहीं आसपास है, एक कमरे में भी किसी पढ़े लिखे लड़के ने स्कूल खोल दिया है, इंग्लिश मीडियम जहाँ लिख दिया है, वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे वहाँ जाएं। जो 4 पैसे कमाने लग जाएगा, वो अपने बच्चे को बेहतर स्कूल में भेजने, सबसे पहले उसका ये काम होगा कि मेरा बच्चा बेहतर स्कूल में जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। शिक्षा है, उसके बाद रोज़गार कम्स आफ्टरवर्ड्स। जब तक हम अपने बच्चों को, उनकी सोच को, उनको आगे के लिए तैयार नहीं करेंगे, मैं समझती हूँ हमारा, अब मेरे खुद पिताजी बिल्कुल वंचित वर्ग से आए थे ना, बिल्कुल गरीब, मुजारे थे, मजदूरी करते थे, दूसरे गांव, बल्कि आके हमारे तो पूर्वज नानके में आके बसे थे, क्योंकि इतनी गरीबी थी, इतना क्राइसिस था उस समय। तो आकर बसे, मुजारे रहे। सबकी इच्छा हुई कि मेरे पिताजी को पढ़ाएं, स्कूल में गए, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी सब कुछ थी, लेकिन डिटर्मिनेशन थी
किया, वजीफ़ा मिला, आगे पढ़े, लाहौर तक गए वजीफ़े लेके, तो एक अंदर से भी वो थी। तो ये पूरे समाज की एक कहानी है। इस कहानी को जब तक हम नहीं समझेंगे और इसको सिर्फ ऊपर से टिंकरिंग करेंगे, सुपरफिशियल लेवल पे ही इसको हम सोचेंगे, तो एक पीढ़ी तो ख़त्म हो गई ना। जी, अच्छा, ये इसी से अगला जोड़ के मैं सवाल कर रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन का जो मामला होता है कि एक ऐसा समाज जिसको रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं, जो स्टेट लीडरशिप है या फिर जो मैं कहूँगी जो चौधर की सबसे बड़ी पगड़ी है, वो आज तक हरियाणा में दलित समाज के सर पे नहीं रखी गई, औरतों के ऊपर, औरतों के सर पे भी नहीं रखी गई। आप क्या कारण देखते हैं कि जो ये हरियाणा का सफ़र है 1966 के बाद का, इस सोसाइटी की या इसकी पॉलिटिक्स की क्या ऐसी कंट्राडिक्शंस या क्या फॉल्ट लाइंस हैं कि आज तक एक दलित और एक महिला सीएम नहीं बन पाई है? टाइम की भी बात होती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में भी कितने लोग पहुँच पाते हैं, जब वहाँ तक कुछ ही चंद ही लोग। देखिए, चौधरी चांदराम जी रहे, ठीक है, आपके पिताजी थे, अब आप हैं, इससे पहले भी बहुत सारे नाम रहे होंगे। चांदराम के साथ भी हुआ, मेरे पिताजी के साथ भी हुआ, और लेकिन हम आगे बढ़े हैं, अब यहाँ तक पहुँचे। तो ये देखो, ये तो एक संघर्ष है जो हमको करना है। तो क्या शैलजा में इतनी ताकत है कि जो अब शैलजा के बाद ये मतलब चौधरी चांदराम जी वाली कैटेगरी में ना हो, बल्कि वो जो चौधर की पगड़ी वो अपने पास ले पाएँ? क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती हैं, आप ये भी समझिए कि मैं जैसे फेमिनिस्ट आंदोलनों के मैं नारे सुनता हूँ, तो वो कहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ है वो थाली में परोस के नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको चाहिए तो छीननी पड़ेगी। देखो कई चीज़ होती हैं, देयर इज सम अग्रेशन एंड देयर इज सम वे ऑफ डूइंग इट आल्सो। अग्रेशन तो है जो शुरू से चलता रहा, जो वोट के लिए भी मांगते थे, इतिहास है, महिलाएं चाहे इंग्लैंड हो या दूसरे देश हो, एक अग्रेशन हुआ, उन्होंने वोट मांगा, तो उनको वोट का अधिकार मिला, हमें अधिकार मिला अपने देश में, हमें तो संविधान से, डॉक्टर अम्बेडकर से एक अधिकार मिला है। लेकिन कुछ संघर्ष हैं, जो संघर्ष अभी भी जारी हैं, तो वो संघर्ष हम कर रहे हैं। संघर्ष इसीलिए होता है कि समानता आए, और किसी की कोई किसी की पर्सनल एम्बिशन हो सकती है, किसी की आइडियोलॉजिकल एम्बिशन हो सकती है, किसी की सामाजिक एम्बिशन हो सकती है, हर तरह की एम्बिशन होती है। लेकिन अब हमारी पार्टी है, तो हमारी पार्टी में हमको अपने पार्टी के दायरे में हम ये कर रहे हैं। जैसे मायावती जी हैं या और नेता हैं, चंद्रशेखर नए हैं, साउथ में भी रहे हैं, तो इनका एक अलग रास्ता है, हमारा अलग हरियाणवी रास्ता सोसाइटी है। देखो, वो जो मैं इसको इंडिविजुअल नहीं कह रहा कि ये सिर्फ सपना सिर्फ शैलजा देख रही है, हरियाणवी सोसाइटी में क्या पता वो सपना एक लार्जर सोसाइटी देख रही हो, जो वंचित वर्ग वो पूरा ही देख रहा हो। हाँ बिल्कुल, वो तो है वो बात। ड्रीम मैं आपको बताऊं, मैं कई बार देखता हूँ कि आप बहुत ऐसे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि 50% औरतों की आबादी है, 25% दलितों की आबादी है, तो एक बड़ा वर्ग। बिल्कुल 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 बड़ा वर्ग। और मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके समुदाय के लोग भी मुझे खुद आकर कहते हैं, नहीं जी आप जैसा बनना चाहिए, आप जैसा बने। और कुछ क्षेत्र, विशेष क्षेत्र के भी मैं कह सकती हूँ, रोहतक सोनीपत के भी आके मेरे को कहते हैं जी नहीं आप जैसा बनना चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई तुम कह रहे हो? कह रहे हाँ जी, बिलीव इन यू। आके आप जैसे लोग आके मुझे कहते हैं, तो ये देखो होता है। मेरा ट्रेन ऑफ थॉट थोड़ा अपने सवाल से वो कर दिया, लेकिन ये चीज़ें हैं जो पहले भी उठी हैं, 2005 में भी थी, लेकिन तब सोच थी कि सबको साथ लेकर चलें हम, तो मैंने पूरा सपोर्ट भी किया। पर चीज़ें फिक्स करने के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है डिस्कशन एंडलेस हो सकता है, मुझे पता है, और आपको आगे भी काम है। लेकिन हर बार जैसे जब पंचायतों में भी मैं देखता हूँ, या फिर कोई भी पार्टी की उसमें भी देखता हूँ, हर बार भाईचारे के नाम पे कि सौहार्द मत बिगाड़ो, भाईचारा मत बिगाड़ो, ऑर्गेनाइजेशन को मत तोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन को मत बिखेरो, आप इकट्ठा रहो, ये रहो। वो जब सारा मामला आता है तो उसमें औरत को भी पीछे हटने के लिए बोला जाता है कि चाहे वो मैं सोशल और पॉलिटिकल दोनों मिक्स कर रहा हूँ, हाँ, और उसमें दलितों को भी कहा जाता है।
तो ये तो पहले से डॉक्टर अम्बेडकर, आपको याद होगा, पुनः पैक्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ। आपको नहीं लगता कि कदम पीछे कई बार रख लिए गए, अब की बार कदम आगे रखे जाने चाहिए? बिल्कुल क्यों नहीं रखे जाने चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा वक्त भी आ गया है, राहुल जी की थिंकिंग भी है, सब कुछ है, तो लेकिन हमें देखना है कि कब कैसे होगा, और पार्टी के दायरे में हम देखते हैं। बस ख़त्म कर रहा हूँ, इसी में एक सप्लीमेंट्री है छोटा सा, कि लोग ये भी कहते हैं, मतलब दो बड़े टोल फिगर हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स में अभी के लिए, जो ज़्यादा, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा, दोनों लोग कहते हैं कि दोनों का बड़ा दिल नहीं है। मतलब ये मैं बिल्कुल धारा के विरुद्ध, दोनों एक दूसरे के साथ एक मंच पे सहज नहीं दिखते, दोनों बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, दोनों कम, और जो एक होता है कि ठीक है कि आप इंटरनल कुछ भी चल रहा हो, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के लिए वोट मांगने के लिए लोकसभा में कुमारी सैलजा नहीं जाएंगी, कुमारी सैलजा के लिए सिरसा में भूपेंद्र हुड्डा नहीं आएंगे। ये इतनी असहजता, इतना छोटा दिल क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सबको अलग अलग जगह काम करना है, अपने कर लेते हैं ये। और दोनों की आदत भी कि हमारे जैसे पत्रकार कोई सवाल उठा भी दें तो उसको एक लाइन में ख़त्म कर देते हैं। खैर, तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस एक, इस हिसाब से हम देखें तो एक अलग से दरिया से निकल कर आई है, और उसमें जो लग रहा था कि एक, जो अगर हम 50-50 भी माने तो जो उनका 50% जो उनका हिस्सा था, जिसको लेकर बड़ी बात हो रही थी और बीजेपी भी वो कर रही थी, तो सारी पॉलिटिकल चुगलियों को भी एक परे किया। गोसिप, अब हम हिंदी के पत्रकार हैं तो गोसिप को हम चुगलियां ही बनाते हैं, तो एक हिसाब से उन सारी चुगलियों को भी ध्वस्त किया, और अब सैलजा जी दोबारा से दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में दोबारा से जाना ही है। और जो एक समीकरण चल रहा था कि कुमारी सैलजा नहीं आएंगी तो जो कांग्रेस का हाल छत्तीसगढ़ जैसा ना हो जाए, ऐसे नैरेटिव्स पे भी ब्रेक लगी है। और आज राहुल गांधी 2 रैली आयोजित करके गए हैं, 2 रैलियों को संबोधित करके गए हैं, और उसके बाद कांग्रेस का चुनाव दोबारा से खड़ा हुआ दिख रहा है।